नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ में, और वो खबर ये है कि विपक्षी एकता पर जयराम रमेश की दो टूक। बोले, कांग्रेस के बिना दूसरा मोर्चा संभव ही नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी को धुरी बनाए बगैर विपक्ष की एकता में यकीन करने वाले गैर भाजपा दल जो है वो खुशफहमी में है, मतलब वो खुश है, और वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस टूट रही है और विपक्षी एकता जो कह रहे हैं वो दूसरा उसका स्वरूप हो सकता है, तो वो मुमकिन नहीं है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि कई क्षेत्रीय दलों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, और इसी पर क्या कुछ अपडेट है हम जानेंगे हमारे साथी सहयोगी तुषार से। तुषार, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल शोभित जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से जो तमाम बातें सामने आती रहती हैं कांग्रेस को लेकर, उनमें उनके भीतर एकता नहीं है या अंदरूनी कलह के चलते बीजेपी की तरफ से तमाम बातें सामने आती है। तो इसी का पलटवार करते हुए जयराम रमेश का भी बयान सामने आया। बता दें, उन्होंने बीजेपी पर, मतलब बीजेपी तो नहीं कह सकते इसे, तो मतलब सीधे तौर पर बगैर पार्टी का नाम लिए उन्होंने सभी पर निशाना साधते हुए पिंचिंग बैग के तौर पर उन्हें करार दिया है। तो उन्होंने कहा है कि बिना उनके कांग्रेस का विपक्षी दल कुछ भी नहीं है। बता दें कि बिना उनके कांग्रेस का विपक्षी दल कुछ नहीं है, क्योंकि विपक्षी दल उन्हीं के साथ चलता है। बिना मोर्चे खोले कांग्रेस का विपक्षी दल कुछ भी नहीं है। तो ये बयान उन्होंने दिया है, पिंचिंग बैग के रूप में उन्होंने इसका करार भी दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि तुषार ने बताया कि लगातार जो है कई राजनीतिक दल हैं, उसमें प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी का भी नाम शामिल है, और लगातार कांग्रेस को लेकर हमलावर है। इसी खबर पर हम सीधे जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी के साथ में। जिगर पांड्या जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक ये मजबूत बयान दिया है जयराम रमेश ने, क्या कुछ इस बयान के मायने निकल कर सामने आ रहे हैं? शोभित, देखो, कांग्रेस को अगर कोई सोचता है कि ये देश में से नाम मिट जाएगा तो वो तो असंभव है, क्योंकि 150 साल पुरानी कांग्रेस है। दूसरी बात है कि हम थोड़ी बात और कर ले कि 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का एक सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत का कैंपेन एक चला था, अभी भी चालू है। लेकिन क्या 8 साल के बाद कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है? तो उसका जवाब है नहीं। अब बात वो है कि कांग्रेस को कोई मिटा नहीं सकता, और बिना कांग्रेस के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। ये जयराम रमेश बोल रहे हैं और उनकी बातों में तथ्य है। हम वो एक गौर करें बात कि कांग्रेस से अलग अलग अनेक पक्ष बने हुए हैं, प्रादेशिक पार्टियां भी बनी हुई हैं। अब सोचो कि उन लोगों का मूल मतलब गोत्र तो कांग्रेस ही है। वो तृणमूल कांग्रेस हो या एनसीपी हो या अलग अलग कांग्रेस के राज्य स्तरीय जो पक्ष बने हुए हैं, वो सभी कहीं ना कहीं तो कांग्रेस से विमुख होके या नाराज होके बाहर निकले और अपनी पार्टी बनाई है। कुल मिला के कांग्रेस मुक्त भारत करना वो तो असंभव है। लेकिन फिलहाल अभी जो एक कैंपेन चला हुआ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल इकट्ठे हो रहे हैं, नीतीश कुमार की अगुवाई में हो रहे हैं। नीतीश कुमार अलग अलग जो पार्टियां हैं विपक्ष में बैठी हुई सभी के नेताओं को मिल रहे हैं। एनसीपी के शरद पवार हो या तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो, या अरविंद केजरीवाल का एक और मसला है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अलग अलग जो सीताराम येचुरी है या वामपंथी हो या अलग अलग जो नेता है, केसीआर है, सबको वो मिल चुके हैं। उसके बाद क्या राय बनती है और कौन कितना ये जो एक गठबंधन होने जा रहा है 24 के पहले, उसमें कौन कितनी सक्रियता देगा वो अलग बात है। लेकिन जयराम रमेश का कहना है कि कई पार्टियां कांग्रेस का नाम अपनी पार्टी से जुड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नाम का बाहर इस्तेमाल भले हो रहा हो, लेकिन एक बात क्लियर है कि कांग्रेस के बिना ये जो महागठबंधन है वो नहीं हो सकता। अब दो पहलू है इसमें। पहले तो कांग्रेस का जो वजूद है, भले कांग्रेस खत्म होने की कगार पे है, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के बाहर निकल चुके हैं, कोई भाजपा में ज्वाइन हो चुका है, कोई किसी ने अपनी पार्टी बना ली है, कोई गुलाम नबी आज़ाद जैसे वो अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं आने वाले दिनों में। कुल मिला के बात वो है कि कांग्रेस जुझुम रही है, मतलब एक अपना अस्तित्व टिकाने के लिए
वो अपना काम कर रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का एक माहौल बना हुआ है, अब वो कितना काम करेगा तो वो तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लेकिन कांग्रेस का अभी फिलहाल जो जमीनी स्तर से वो खत्म हो रही थी, उसको कुछ उत्साह तो कुछ ऊर्जा तो मिली हुई है। अब ये जो गठबंधन जो हो रहा है उसमें कांग्रेस का नहीं होना वो तो मतलब कोई मतलब नहीं है। विपक्ष में कांग्रेस, भले कांग्रेस के नंबर्स कम है या कहीं पे तो कांग्रेस है ही नहीं, या कांग्रेस देखो यूपी है या गोवा है या अलग अलग राज्यों में पहले पे वो सत्ता पे थी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं है, पंजाब से सत्ता विमुख हो चुकी है। तो कांग्रेस आज हम राजस्थान में देखो कि सत्ता पे है और कई जगह पे वो मतलब महाराष्ट्र में थी, लेकिन वो भी गठबंधन की सरकार में थी, खुद की सरकार नहीं थी। तो कांग्रेस ने अपना वजूद तो छोड़ दिया है, लेकिन बिना कांग्रेस से विपक्ष या विपक्ष का ये जो महागठबंधन बन रहा है उसमें भले कांग्रेस की सीट कम आ रही हो या लोकसभा में कितनी नंबर वो लाएगी, लेकिन कांग्रेस का जो एक रहता है, एक ओरा है, वो तो लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। गठबंधन के लिए भी जरूरी है, वरना बिना कांग्रेस से तो देखो पिछली बार भी बहुत सारे गठबंधन बन चुके हैं और कहीं पे टिक नहीं पाए हैं। अब रही बात भाजपा की और उनके साथ आए हुए अलायंस की, तो वो भी अपना काम करेंगे। दोनों तरफ से फिलहाल तो अभी तैयारी हो रही है। प्रशांत किशोर ने तो पहले भी बोल दिया है कि ये चाय पे चर्चा हो रही है, उसका सिर्फ चाय पे मुलाकात हो रही है, चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में कौन उनके साथ जाएगा नहीं जाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन शोभित एक बात क्लियर है कि कांग्रेस के बिना विपक्ष अधूरा है। जी शोभित। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि कांग्रेस के बिना विपक्ष अधूरा है, दूसरा सवाल भी निकल कर सामने आ रहा है क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद जो है कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं और उसको लेकर भी तमाम तरह की अटकलें और तमाम तरह की बयानबाजी भी है, वो सभी के सामने आती हुई दिखी थी। और इसी में एक और बात निकल कर सामने आ रही, वो ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए राहुल गांधी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी कल बैठकों का दौर जारी था और इसके बाद एक निकल के आ रहा है कि कुछ जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, जिसमें जयराम रमेश का भी नाम हम कह सकते हैं, पी चिदम्बरम का भी नाम ले सकते हैं और यहां तक कि भूपेश बघेल का भी नाम ले सकते हैं। अशोक गहलोत को हम इस वजह से दूर रख रहे हैं क्योंकि उम्मीद ये भी जताई जा रही है अगर राहुल गांधी नहीं बनते तो उम्मीद है कि अशोक गहलोत जो है वो इस पद की कुर्सी पर विराजमान हो सकते हैं। तो इस बात पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि आपको ये लगता है कि जिस तरीके से 2019 में हार के बाद में राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उसके बाद से वो फिर से इस कुर्सी पर बैठने के लिए मान जाएंगे? देखो कांग्रेस की यही तकलीफ है कि बार बार उपाध्यक्ष या अध्यक्ष का नाम आता है, तब गांधी परिवार के अलावा कोई नाम उनके दिमाग में आता ही नहीं है। अगर कोई आगे बढ़ता है कि मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, जैसे शशि थरूर है वो आगे आए हैं, अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर रहता है, लेकिन ये परिवारवाद की जो बात है और कांग्रेस की यही सबसे बड़ी मुश्किल है। कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत हो सकती है। अगर G23 के जो नेता नाराज होकर चले गए हैं या उनकी बात मानते, कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन होना जरूरी है और परिवार के नाम से बाहर भी और बड़े दिग्गज नेता है जिन्होंने 50-60 साल तक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपना एक योगदान दिया हुआ है। लेकिन तकलीफ वो है कि कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ नेता जो गुलाम नबी आजाद हो या अलग अलग बहुत सारे नेताओं ने आरोप भी किया है, मनीष तिवारी ने भी बोला है कि कांग्रेस जोड़ो आंदोलन करना चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा नहीं। और बाकी लोगों ने भी बहुत सारे कटाक्ष किए हैं, शाब्दिक बाण भी छोड़े थे, कांग्रेस के ही दिग्गज नेता थे। तो कुल मिला के बात वो है कि कांग्रेस के अभी भी कुछ नेता ऐसे हैं कि जो गांधी परिवार के अलावा कुछ सोचते नहीं है। अगर गांधी परिवार के अलावा कुछ सोचने की उनकी ताकत को बढ़ावा मिलेगा तभी कांग्रेस मजबूत होगी। तो अगर राहुल गांधी अगर अध्यक्ष पद का मतलब वो ना बोल देते हैं तो भाई ना है, उनको नहीं बनाना है। दूसरे बहुत है दिग्गज नेता, जैसे अशोक गहलोत है या कर्ण सिंह जैसे है या गुलाम नबी भी आजाद से, अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम थे कि जो अध्यक्ष पद के लिए
मतलब वो बखूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा सकते थे, लेकिन वो लोग अभी फिलहाल तो नाराज चल रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत एक बहुत बड़ा नाम है, वो अध्यक्ष पद के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। वो भी एक चाणक्य के तौर पे अपना एक दिमाग है, जो राजनीति के दिग्गज नेता है और अनुभवी नेता है। तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी तो एक समझो कि गांधी परिवार से आते हैं और कुछ वो अभी फिलहाल तो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। उसके अलावा राहुल गांधी और बाकी सब जो दिग्गज नेता है जैसे कि अशोक गहलोत, उनकी कंपैरिजन कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो दिग्गज नेताएं हैं उन्होंने 50-60 साल तक अपना खून पसीना सींचा है कांग्रेस को बनाने में, कांग्रेस को इकट्ठा करने में, कांग्रेस को मजबूत करने में। राहुल गांधी के 2014 के बाद देखो क्या क्या हुआ है, कौन से चुनाव हारे हैं, वो ट्रैक रिकॉर्ड भी, जो नाम कांग्रेसी नेता जो है वो राहुल जी को मतलब अपना अध्यक्ष बनाने में फिलहाल जुटे हुए हैं, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस को अगर मजबूत करनी है तो और कई नाम भी है। जी शोभित, मेरा एक अंतिम सवाल ये है और फटाफट इसका जवाब आपसे लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने काफी कुछ विस्तार से बताया है कांग्रेस पार्टी को लेकर। आपने नाम लिया अशोक गहलोत का, आपने नाम लिया राहुल गांधी का, आपने नाम लिया जो है पी चिदम्बरम का, लेकिन एक वरिष्ठ नाम भी कह सकते हैं और कह सकते हैं कि उस नाम की अपने आप में एक अलग मजबूती दिखती है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति। वो नाम है सचिन पायलट का, और सचिन पायलट को लेकर भी कई तरह की बयानबाजी पिछले दिनों हमने देखी थी, और कह सकते हैं एक अंदर खाने जो राजस्थान में जो चल रहा है उसमें दोनों गुटों के बीच, मतलब अशोक गहलोत गुट के कार्यकर्ता और सचिन पायलट गुट के कार्यकर्ता, उनकी तीखी बयानबाजी भी देखी जा रही है। आपको लगता है कि ये बयानबाजी के दौर पर जो है विपक्षी एकता को मजबूत करने की बात कांग्रेस करती है, इसमें कितना हद तक सफल हो पाएगी? देखो एक बात क्लियर है कि सचिन पायलट जो है वो और अशोक गहलोत का जो अलग अलग जूथ है वो राजस्थान में आज सक्रिय है ऐसा नहीं है, बहुत पहले से सक्रिय है। एक पिछली बार के चुनाव में तो सचिन पायलट का सीएम बनना और सीएम वो बन जाएंगे ऐसी भी बात आई थी। उसके बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन चुके थे, तब भी उनकी नाराजगी आई थी, उनके पास कोई पद नहीं है। अगर अशोक गहलोत अपना अध्यक्ष पद या अध्यक्ष बन जाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में जो सचिन पायलट है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसी बात उनके ही जुट के लोग कर रहे हैं, ऐसे कोई कांग्रेस या मैं या गुजरात से या कोई अलग देश के कोई कोने से बात नहीं आ रही है। राजस्थान में अभी घमासान मचा हुआ है। सचिन पायलट के जुट के जो लोग हैं, गुट के जो लोग हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि अगर अशोक गहलोत राजस्थान से निकलकर राष्ट्रीय लेवल पर चले जाए तो हमारे नेता जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और इस बार मुख्यमंत्री बने तो अगले चुनाव में भी उनके नाम पे वोट हम मांगेंगे। अब ये युवा है तो कांग्रेस को सोचना है कि आगे की रणनीति क्या हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी जो देश भर के अलग अलग राज्यों में है वो है जूथ। अलग अलग नेता जितने हैं उतनी ही अलग अलग कांग्रेस है, इसीलिए कांग्रेस धीरे धीरे बैकफुट पे आ रही है। तो वो सचिन पायलट हो, देखो मध्य प्रदेश से एक और नेता फिलहाल तो अभी नागरिक उड्डयन मंत्री है भारत सरकार में, क्या था वो, वही मतलब कांग्रेस के ही नेता थे ना, युवा नेता थे। वैसे सचिन पायलट है। आने वाले दिनों में बहुत जो एक शोभित हम सोची नहीं है वैसी बातें भी सामने आएगी, वैसे खबर भी सामने आएगी। अब नजरे टिकाए बैठना है कि राजस्थान से सचिन पायलट के बारे में क्या खबर बाहर आके निकलती है। जी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जिगर जी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर जो है वो भी बड़ी खबर है और वो पंजाब से निकलती हुई खबर है, और जिसकी खबर की पहुंच है वो दिल्ली तक है। उस खबर पर चर्चा करते हैं। दर्शकों को बता दें कि बेटा बेटी के साथ आज भाजपा में शामिल होंगे अमरिंदर सिंह, सांसद पत्नी कांग्रेस में ही रहेंगी। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। इस खबर पर थोड़ा सा विस्तार चलेंगे और आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का आज भाजपा में विलय हो जाएगा। कैप्टन दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में प्राथमिक सदस्यता को ग्रहण कर सकते हैं। इस खबर पर और कुछ क्या अपडेट है हम जानेंगे हमारी साथी सहयोगी वैष्णवी से। वैष्णवी, क्या कुछ अपडेट है अभी तक इस खबर को लेकर?
जी, आपको बता दें कि कैप्टन के साथ पंजाब के 6 पूर्व विधायक, कैप्टन के बेटे रणइंदर सिंह और बेटी जय इंदर कौर, नाती निर्वाण सिंह भी भाजपा में शामिल होंगे। लेकिन उनकी जो पत्नी है वो परनीत कौर फिलहाल अभी कांग्रेस में ही रहेंगी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो फिलहाल कांग्रेस से पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि पंजाब में जो है वो भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णवी। आपका जैसा वैष्णवी ने बताया कि उनकी भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। कद्दावर नेता की तौर पर उनकी पहचान है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की 2 बार मुख्यमंत्री भी निर्वाचित हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। बीच में कुछ गलतफहमियों के चलते कांग्रेस को उन्होंने अलविदा कहा था। वो गलतफहमियों की भी हम बात करेंगे विस्तार से। और वहीं एक सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि भाजपा है 75 से उम्र के नेताओं को टिकट नहीं देती है। उनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि 75 से उम्र जो से बड़े नेता है उनको टिकट नहीं देती, उनको वरिष्ठ सूची में डाल देती है। क्या कुछ जो है समीकरण बदलते हुए दिखेंगे? इसी मुद्दे पर सीधे चलते हैं हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, हालांकि इसकी प्लानिंग आपने जैसा कि राष्ट्र संवाद में कहा था कि बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाजपा से जुड़ने के बाद में पंजाब में किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे? देखिए, कुछ समय पहले इसकी हम थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। मैं उसी सिलसिले को आगे इसमें यहाँ पे बढ़ाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, अमरिंदर सिंह को ये फायदा होगा कि एक इतने बड़े संगठन का बल जो है उनको प्राप्त होगा, है ना। संसाधनों में हर तरह से आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत है, सभी से मजबूत है। चाहे फिर वो आप धन बल की बात कर दें या कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ की बात करें, या आप इनके पास जो टेक्नोलॉजी और जो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा एक मजबूत आधार है उसकी बात करें, और साथ में क्योंकि उस केंद्र में सत्ता में बैठे हैं तो और कहीं ईडी के छापे पड़ सकते हैं। जैसे अभी एक आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर जो है वो नोटिस गया हुआ है, अभी खबर आ रही है। पर वो उन सब चीज़ों से अमरिंदर सिंह साहब जो हैं वो बिल्कुल अछूते रहेंगे। और उनकी जहाँ तक उम्र की बात है शोभित भाई, उम्र ऑब्वियसली वो अब बहुत बुजुर्ग अवस्था में पहुँच गए हैं। अब देखिए, एक बार ये स्पष्टता भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई थी। मुझे याद है कि कलराज मिश्र का मामला था और कहीं ऐसी बात आई थी कि अब 75 के बाद जो है लोगों को टिकट नहीं दी जाएंगी, ठीक है। तो कलराज मिश्र ने कहा था कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। अच्छा, आनंदीबेन ने इसी बहाने को आगे करते हुए इस्तीफा दिया था कि अब पार्टी की इस लाइन को मैं सर आंखों पर रखती हूँ और मैं छोड़ देती हूँ। वहाँ पिक्चर थोड़ा ब्लर है। वहाँ एक्चुअली ये किसी को पता नहीं है कि क्या पार्टी का जो बंधारण है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या इसमें ऐसा कोई अमेंडमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, नोबडी नोज अबाउट इट। वो तो फिर पार्टी अध्यक्ष जो है अभी जेपी नड्डा साहब वही बोल सकते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बड़ी फ्लेक्सिबल है। जहाँ उनको किसी नियम बनाने के बाद भी कहीं अगर किसी को छूट देनी हो तो वो छूट दे देते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर अब देखिए, पंजाब के चुनाव तो अब 4.5 साल बाद है, तो 4.5 साल बाद तो अमरिंदर सिंह साहब जो है वो उसकी उम्र समझ लीजिए 84 साल के आसपास हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि उस स्थिति में अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ हुआ है। ये जो कुछ भी हुआ है वो क्या हो सकता है जिससे आम आदमी पार्टी की सरकार 4 साल से पहले वहां जो है खत्म हो जाए। ये कोई इसकी वेट करने वाले नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये कुछ होगा, आप देखेंगे वहां भी घमासान होगा, कुछ न कुछ ऐसा उठा पटक वाला मामला हमको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसा हो कि जिसे डिस्टेबलाइज जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो जाए। तो उसमें अमरिंदर सिंह साहब की भूमिका क्या हो सकती है, ये अगर हम उस लिहाज से सोचेंगे तो चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट रूप से हमारे समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। हालांकि पंजाब को इतना बड़ा राज्य है नहीं कि वहाँ कोई इतनी ज़्यादा तादाद में सीटें हों जिसको लेकर देश की राजनीति में जीत को लेकर कोई बहुत बड़ा उठापटक हो जाए, बदलाव हो जाए या कोई गंभीर प्रभाव उस पर पड़े। लेकिन फिर भी क्योंकि पंजाब बहुत ही सेंसिटिव एक स्टेट है हमारा, सरहद से बना हुआ है, और एक महत्वपूर्ण बात जिसको लोग आमतौर पर बात करते वक्त नहीं
तवज्जो देते हैं वो ये है कि देश की सेना में जितने लोग हरियाणा और पंजाब से और उत्तर प्रदेश से हैं, उतने लोग शायद किसी और राज्य से नहीं हैं। तो और राजस्थान, तो सेना का भी जो है वो एक नज़रिया हमको रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है केंद्र में, तब से आप देखेंगे कि सेना का बहुत बड़ा जो है एक एक्सपोजर बढ़ा है। सीडीसी का पद बनाना से लेके सीनियोरिटी में सुपरसीड करके किसी को बना देना से लेके, आप देखें कि जब एयर स्ट्राइक होती है या सर्जिकल स्ट्राइक होती है, हर जगह पे आपको सेना की ओर से भी अब बयान आ रहे हैं। सेना का भी एक बहुत बड़ा प्रमुख एक एक्सपोजर जो है वो हमको दिखाई दे रहा है। तो इस मामले में भी एक कनेक्शन जो है पंजाब से आपको देखना पड़ेगा कि मैं इस पे ज़्यादा विस्तृत इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय से पहले अगर आप बोल दो तो वो उसका महत्व भी नहीं रहता है। पर मैं कह रहा हूँ ये एंगल ध्यान में रखना ज़रूरी है। और कैप्टन साहब खुद फौज में रह चुके हैं और जो सिख कम्युनिटी है वहाँ की, तो उन पर जो है आज भी कैप्टन साहब का बहुत प्रभाव है। तो आप जब ड्रग्स के मामले को देखते हैं, जब आप किसानी खेती बाड़ी को देख लेते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा यही है, किसान है बहुत मैक्सिमम मात्रा में, और फिर लोग जो है वो सेना में हैं। तो ये एक जो आदमी पंजाब की नस नस से परिचित हो, वाकिफ हो, ऐसे व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे कारक बिल्कुल हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को 4.5 अगले ये टर्म अगर ख़त्म करना है तो उनके लिए बहुत एक जैसे कहना तलवार की धार पर चलने वाली एक स्थिति हो गई है। इधर उधर कुछ भी हुआ तो अब क्योंकि कैप्टन साहब भी जुड़ गए हैं तो इनके लिए फिर बहुत खतरे की घंटी बहुत बड़ी बज सकती है। तो मुझे लगता है इस परिप्रेक्ष्य में इस पूरे घटनाक्रम को हमको देखना चाहिए। क्या वजह है? पत्नी जी जो हैं वो अभी भी कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, सांसद हैं वहाँ की। पूरी अगर पार्टी की बात करें, पूरे परिवार की बात करें तो उसका विलय जब भाजपा में हो रहा है तो पत्नी ही अकेले बसती हैं जो कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, जबकि बेटे और बेटी के भी भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं आज? देखिए, उसमें बहुत सारे निजी कारण हैं और मुझे लगता है कि हम राजनीतिक समीक्षा तक ही रहें तो ये बेहतर है हमारे लिए भी। हमको भी एक मर्यादा जो है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। उनके निजी जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर कि कह सकते हैं कि पति पत्नी का संबंध तो है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो उनका निजी जीवन है तो क्यों उनकी वाइफ नहीं आ रही है और क्यों वहाँ वो कांग्रेस के साथ जुड़ी रही है, इसके पीछे बहुत निजी कारण है और निजी कारणों की चर्चा हमको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसी खबर से जुड़ा हुआ एक पहलू भी है कि गुलाम नबी आज़ाद का देखें, जिस तरह से कांग्रेस के पार्टी में बहुत कद्दावर नेता के तौर पर वो अपनी शाख रखते थे और उसके बाद वो उन्होंने जम्मू कश्मीर का रुख किया। हालांकि ये मुख्यमंत्री भी रहे जम्मू कश्मीर के, और इसके बाद अब उन्होंने एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया। कुछ दिन पहले पंजाब में भी यही हमने देखा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है कांग्रेस के साथ में थे, पार्टी से अलग हुए, उन्होंने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्हें मुंह की खानी पड़ी और अपने ही गृह जनपद से वो जो है हार को उनका सामना करना पड़ा। आपको क्या लगता है, पूरे अगर दोनों कांग्रेस के नेताओं की अगर हम अभी पिछले कुछ दिनों की घटनाओं का अगर आकलन करें तो दोनों जो नेता हैं वो सेम रास्ते पर चलते हुए नहीं दिख रहा है। नई पार्टी बनाना, गुलाम नबी आज़ाद भी नई पार्टी बनाएंगे, अगर उन्हें जनता का प्यार मिला तो निश्चित तौर पर भाजपा के साथ में ही गठबंधन जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं होते हुए जो है पार्टी बनाएंगे जम्मू कश्मीर में। और यही जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया, नई पार्टी बनाई, हालांकि नहीं चल पाए, तो अब विलय जो है उनका भाजपा के साथ में होता हुआ दिख रहा है। फर्क इतना है कि ये इनका विलय हो रहा है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गुलाम नबी आज़ाद अपनी खुद की पार्टी बनाए। फर्क है, दोनों स्थितियों में फर्क है। तो वहाँ उनको बनाने के लिए आज़ाद साहब को बहुत सारी जो भी सुविधाएं, समर्थन जो भी है वो भाजपा से मिलेगा। और पंजाब का मामला अलग है। तो पंजाब में ये अगर खुद अपने दम पर पार्टी बनाते तो उनका टिक पाना मुश्किल था, इसलिए इनका विलय जो है हो रहा है। दोनों अलग अलग चित्र हैं। तो वहाँ उनकी ज़रूरत है कि आज़ाद पार्टी बनाए, क्योंकि वहाँ दो ऑलरेडी ऐसे दल हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो प्रादेशिक हैं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी जो इलाकों में उनकी सीटें आती है और उनको कश्मीरी मुस्लिम का बहुत ज़्यादा समर्थन, ये दोनों को आइदर और में मिलता रहता है। तो वहाँ अगर तीसरा अगर मुस्लिम नेता जो है वो अगर अपना एक प्रादेशिक पक्ष बनाता है तो वोट कहाँ से काटेगा? या तो पीडीपी से काटेगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस से काटेगा। वो बीजेपी का वोट तो काटने वाला है नहीं। ठीक है, तो वहाँ ये ज़रूरत है उनकी।
और यहाँ क्योंकि पंजाब में एक जो क्षेत्रीय दल हुआ करता था शिरोमणि अकाली दल, अब वो उस स्थिति में नहीं है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी सहयोग करके सरकार बनाती थी जब भी बनती थी तब। पर वो खुद अब उस स्थिति में नहीं है कि वो पंजाब पर अपना प्रभुत्व जो है फिर से उस तरह से कायम कर पाए। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ओबियसली तो वो दोनों जो है अब एक तरह से कह सकते हैं कि अब आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम तो राष्ट्रीय पक्ष अब हैं क्योंकि हमारी 2 जगह सरकारें हैं, तो वो बड़े राष्ट्रीय पक्ष हैं, वहाँ पे फिर छोटे प्रादेशिक पक्ष का वहाँ टिक पाना मुश्किल है। तो इसलिए वहाँ इनका विलय हो जाना है वो दोनों के लिए अच्छी बात है। और वहाँ कश्मीर में आज़ाद साहब का एक प्रादेशिक पार्टी बनाना वो भी आज के समय की ज़रूरत है और मांग भी है। अच्छा, एक इसी खबर से जुड़ा हुआ एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि अमरिंदर सिंह खुद में अपने आप में एक बहुत बड़े कद्दावर नेता, उनका एक अपना कद है, सियासी कद है, और उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जो पंजाब की जनता है वो उन्हें पसंद करती है और निश्चित तौर पर जो चुनाव परिणाम आएंगे वो उनके पक्ष में आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अब जब उनके सामने कोई विकल्प बचता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि कांग्रेस भी उनके साथ नहीं है या वो कांग्रेस के साथ नहीं है, जनता ने जो है उन्हें नकार दिया पिछले चुनाव में। अब इसके बाद में वो भाजपा में अंतिम विकल्प ही बचता हुआ दिख रहा था, वो भाजपा में शामिल हुए, तो उनका कहीं ना कहीं कद नहीं छोटा हुआ। इस जब ये वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो सियासी रसूख था, जो उनका खुद की पहचान थी, उस पर भाजपा जो है भाजपा में शामिल होने के बाद वो कहीं ना कहीं गिरती हुई दिख रही है। नहीं, कद तो उनका तभी छोटा हो गया था तब जब कांग्रेस के हाईकमान की ओर से उनको बोल दिया गया था कि आप गद्दी छोड़ दें। देखिए, यहाँ एक सिमिलरिटी आपको दिखेगी, समानता दिखेगी को 1996 में जब ये वाघेला साहब गुजरात में उन्होंने जब रिबेल कर दिया और अपनी पार्टी बना दी और भाजपा से ही जो है विधायकों को तोड़ के कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बना दी। अब वहाँ भी उन्होंने जो राजपा बनाया था, राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई थी, वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे उनको भी एक ऐसा कुछ भ्रम हो गया कि मैं अगर सरकार बर्खास्त करके अगर चुनाव घोषित करता हूँ तो मैं बहुमत प्राप्त कर लूँगा। 4 सीटें आई थी, कितनी? 4 आई थी। तो ये गलती कैप्टन साहब ने भी की और उनको लगा कि शायद लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी छवि पे ही कांग्रेस को वोट मिलते हैं, तो मैं अगर अपनी पार्टी बनाऊंगा तो हो सकता है कि मैं कुछ हासिल कर लूँगा। पर वो वहाँ भी नहीं हुआ, ना इससे पहले गुजरात में हो पाया था और यहाँ भी नहीं हो पाया। ठीक है, और अगर देखें तो ये कहीं नहीं हो पा रहा है। देखिए, शरद पवार भी जो है वो एनसीपी बना के कभी अपने दम पर कभी सत्ता में नहीं बैठ पाए, महाराष्ट्र में नहीं बैठे कभी। ठीक है, तो वहाँ वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो यूपी में हो रहा है, हमने देखा है आज तक, वो बिहार में होता हुआ हमने देखा है, पश्चिम बंगाल में हमने होता हुआ देखा है, उड़ीसा में हम देख रहे हैं, तमिलनाडु में देख रहे हैं, हम केरल में भी देख रहे हैं इस चीज़ को, हमने इस चीज़ को आंध्रा और तेलंगाना में भी देखा है। ठीक है, पर बाकी जगह पे ये नहीं हो रहा है। बाकी जगह या तो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है या आप कहीं आप कहते हैं इसको। ठीक है, तो जो क्षत्रप हैं वो सोच रहे हैं कि हम अपने नाम का कार्ड खेल जाएंगे और लोग हमको वोट दे देंगे, हमको जिता देंगे। ये हमने जो इलाके, जो प्रदेश गिनवाए, उसके अलावा कहीं हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो गलती शायद उनसे होगी और गलतियां होती है लोगों से। बहुत बड़ी जगह पे, बहुत ऊंचे पद पर बैठ के भी, पहुंच के भी लोग गलती कर देते हैं। पर मैंने जैसे अभी कुछ समय पहले कहा था, जितने आप बड़े होते हैं ये सभी के लिए समझने वाली बात है, और किसी भी क्षेत्र में हो ये समझने वाली बात है कि जितने भी आप बड़े होते हैं पद में और कद में अपने काम से, उस व्यक्ति को गलती करने की जो छूट है वो फिर कम होती जाती है। अगर वो गलती से छींक भी अगर गलत खा ले तो नुकसान हो जाता है। वो गलती से छींक भी नहीं खा सकता है, समझ रहे? तो इतना बड़ा एक उस तरह का मामला बन जाता है कि आप एक भी चीज, छोटी से छोटी चीज भी गलत नहीं कर सकते। अगर आपने कर दी, आपको बहुत बड़ा खामियाजा। वही गलती अगर किसी कद में या अपने काम में जो इतना बड़ा नहीं है वो आदमी करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप एग्जांपल देता हूं मैं, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी कंपनी का सीईओ जो है अगर एक छोटा सा एक गलत निर्णय ले लेगा, या कोई चैनल का एडिटर जो है कुछ उसने चला दिया गलत, छोटी सी बात हो गई, उससे क्या होता है? असर पूरी संस्था पे पड़ता है ना। अब उसी संस्था का कोई क्लर्क हो या टाइपिस्ट हो या कोई जूनियर लेवल का व्यक्ति हो, वो आप बताओ कितनी बड़ी गलती करेगा, तब वो कंपनी डूब जाएगी। कुछ नहीं होता है।
तो ये जितने बड़े लोग होते हैं, जैसे कैप्टन साहब हैं या आप जिसका भी नाम ले सकते हैं, जिन्होंने जब छोटी भी छोटी गलती की है तो उनकी सज़ा उनको बड़ी भुगतनी पड़ती है। अब आज इनकी हालत ये है कि अब अपना खुद का अस्तित्व जो है उनको एक तरह से मिटा रहे हैं, उसका विलय हो रहा है, और अब वो जाएंगे तो जाएंगे भाजपा के एक प्रदेश के नेता के तौर पर। पहले कांग्रेस के प्रदेश नेता, लेकिन कांग्रेस और अमरिंदर सिंह की पहचान जो है वो एक सिक्के के दो पहलू की तरह थी। वहाँ भाजपा में जाएंगे तो ये नहीं होगा, तो ये फिर आपको खामियां करना पड़ता है। तो ये होता है, मतलब ध्यान रखना पड़ता है बहुत ही, अदरवाइज फिर आप गए तो फिर छोटी गलती की फिर भी गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ, और वो खबर है पश्चिम बंगाल से। नंदीग्राम में सहकारी निकाय में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने 12 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की है। क्या कुछ अपडेट है, इसी खबर पर हम जुड़ेंगे हमारे साथी सहयोगी तुषार के साथ में। तुषार, क्या कुछ है इस खबर को लेकर? बिल्कुल शोभित जी, जिस तरह से जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने 12 में से 11 सीट हासिल की हैं। और आपको बता दें नंदीग्राम में ये बीजेपी की एक सहकारी निकाय चुनाव में ये जीत हासिल हुई है, और साथ ही ये शुभेंदु अधिकारी का निर्वाचन जो गढ़ है वो माना जाता है। और बता दें साथ ही 12 में से 11 सीट हासिल करना बहुत ही बड़ी बात होती है। और साथ ही जो जनता ने जो प्लान तैयार किया था टीएमसी द्वारा, उस पर पानी भी फेर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल को हमने जलता हुआ भी देखा, लड़ाई झगड़े भी वहाँ पे खबरें जो है, उत्पात भी की खबरें भी सामने आई, और आए दिन जब चुनाव होते हैं तो उससे पहले कुछ ना कुछ वहाँ से निकलकर जरूर सामने आता है। हालांकि टीएमसी लगातार ये दावा करती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरोपों का जवाब दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी उसे लगातार प्रदेश में बदनाम करने की हर संभव कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा आरोप है टीएमसी का। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो थे इससे पहले टीएमसी में थे और वो भारतीय जनता पार्टी में आए। उनका गृह जनपद है नंदीग्राम। वहां पर जिस तरह के जो चुनाव अभी हाल में हमने देखने को मिले थे, वहां पर उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था, और इसके बाद में फिर पार्टी और सत्ता फेर जो उलटफुलट देखा, उसका ताजा उदाहरण जो था वो ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनी। इसी खबर पर हम विस्तार से चलेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से 12 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की है, निश्चित तौर पर भाजपा का जो है उत्साह पश्चिम बंगाल में फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसको इतना बड़ा नहीं देख रहा हूँ। सुनिए, एक छोटी एक जनपद की बात कर रहे हैं, उसमें भी सहकारी एक संस्था है, उसमें चुनाव हो रहा है, और वो जनपद अब शुभेंदु अधिकारी का है। तो भाई, शुभेंदु अधिकारी जिस जनपद से चुनाव जीतकर आते हैं तो वहाँ उनका उनका एक अधिकार प्रभाव होना बड़ा लाजमी है ना। तो वहाँ अगर कोई सहकारी निकाय कोई है, उसमें कुछ अगर चुनाव हो रहे हैं और वहाँ ये लोग जीत रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ी कोई चोट लगी हो टीएमसी को, या कोई कुछ बहुत बड़ा उथल पुथल हो गया हो और मुंह की खानी पड़ी हो, क्योंकि वो शुभेंदु अधिकारी का खुद का क्षेत्र है। वहाँ की एक छोटी सी सहकारी संस्था है, उस संस्था में जो चुनाव हुए हैं तो वहाँ तो फिर वही लोग लड़ेंगे जो भाजपा के समर्थन में है या भाजपा को समर्थन देती है, या फिर वही लोग लड़ेंगे जिनको भाजपा लड़ाना चाहती है, जिताना चाहती है। तो ये सहकारी क्षेत्र में एक छोटी सी जगह पे अगर ये कोई 12 में से 11 सीट अगर ले लेते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा हो, तो वो तो शोभित जी इसमें कोई मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उठापटक हुई है। तौर पर एक छोटी सी बात है, लेकिन जिस तरह से इस जीत को लेकर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता उनकी तरफ से बयान आ रहा है, और निकलकर वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने टीएमसी के गढ़ में जो है फिर से सेंध लगानी शुरू कर दी, और निश्चित तौर पर जो आगामी चुनाव है उसमें हम बहुमत पाते हुए दिखेंगे। अब ये छोटा सा तिल है, उसको पहाड़ बनाने की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। ये आपने देखा होगा, हैदराबाद जैसे एक शहर के कॉरपोरेशन के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के हर एक नेता जो है कूद पड़े थे वहाँ पे। उनका ये मानना है कि ग्राम पंचायत का चुनाव हो, वहाँ से लेके देश की संसद का चुनाव क्यों ना हो, हमारे लिए हर एक चुनाव जो है वो एक सा महत्व रखता है। अब ये इनकी सोच है, उस सोच के हिसाब से अगर इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के वो कहना चाहे तो बिल्कुल कह सकते हैं, उनकी अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन जहाँ तक ऑब्जर्व करने की बात है, हमारा काम है चीज़ों को ऑब्जर्व करना। पॉलिटिकल जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जो भी चीज़ घटती है, हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमको लगता है कि वो तो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आदत भी है, फितरत भी है, और उनकी रणनीति भी होती है। पर जहाँ तक हम जहाँ बैठे हैं, जो बिल्कुल एक ऑब्जर्वर की भूमिका है, निरीक्षक की भूमिका होती है, वहाँ बैठ के जो हमको लगता है वो ये है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जैसे मैंने कहा, एक छोटा सा तिल है, उसका पहाड़ बना के पेश कर रहे हैं कि देखिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया।
पर इतना कुछ बड़ा हुआ नहीं वहाँ पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से बीजेपी अपने चुनाव को लेकर जो है पार्टियों में जान फूंकने का काम कर रही है, आपको बता दें कि अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था और जिले के एक अधिकारी ने बताया कि टीएमसी ने केवल एक सीट जीती है। सहकारी निकाय का चुनाव रविवार को हुआ था और इस दौरान दोनों दलों के बीच झड़पें की खबर भी सामने आई थी और इस बीच एक विजयी भाजपा उम्मीदवार ने आरोप लगाया था कि टीएमसी ने मतदान को बाधित करने के लिए बाहरी लोगों को लाने की कोशिश की है, लेकिन आम मतदाताओं ने उनके गेम प्लान को विफल कर दिया है। तो ये बड़ा आरोप जो लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हालांकि कह सकते हैं कि इन सीटों पर पहले टीएमसी का कब्जा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जो पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, कह सकते हैं प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से इस जीत के बाद एक सार्वजनिक बयान भी साझा किया गया और बयान में कहा गया कि निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है वो छोटे स्तर का चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश के अंदर अथक प्रयास कर रही है, अथक परिश्रम कर रही है, जिसके बाद जो है हम धीरे धीरे एकानेक से कह सकते हैं सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित ही ये जो चुनाव है वो छोटे स्तर का था, लेकिन हमने जीत हासिल की और इतने बड़े अंतर से जीत हासिल की है, इसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि हम इस कार्यकर्ताओं को लेकर, इस जीत को लेकर बहुत बहुत सभी को बधाई देंगे, ऐसा प्रवक्ता के द्वारा कहा गया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि पश्चिम बंगाल में इस जीत को भारतीय जनता पार्टी कितना भुनाने में सफल होती है। बढ़ती चौथी खबर की तरफ, वो चौथी खबर है यूपी सरकार का बड़ा फैसला आया है, लखनऊ के कई पार्कों और चौराहों के नाम बदल दिए गए। यूपी सरकार द्वारा राजधानी लखनऊ के कई चौराहों के नाम बदल दिए गए हैं, जिसमें सिकंदराबाद चौराहे को अब वीरांगना उदा देवी वार्ड के नाम से जाना जाएगा और मिल एरिया पुलिस चौकी से मीना बेकरी चौराहा को इंडियन शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर के नाम से किया गया है। तो ये बड़ा परिवर्तन है और बड़ा जो है इस परिवर्तन के साथ में राजनीतिक उठापटक भी शुरू हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ऊपर नाम बदलने का आरोप पिछले कई दिनों से लगते हुए आए हैं। इसको लेकर हमने पहले भी जब नाम बदलने को लेकर एक घटनाक्रम हुआ था उस पर संवाद किया था, उस पर हमने चर्चा भी की थी, न्यूज रूम लाइव में भी मुद्दे को जोड़ा था। और फिर जो ये बड़ा घटनाक्रम कह सकते हैं, बड़ा उलटफेर कहने को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, जिस तरीके से नाम को बदला गया है। यहाँ पर एक संजय गांधीपुरम चौराहे को चंद्रशेखर आजाद चौराहा कर दिया गया। यह भी एक बड़ी खबर है और लगातार विपक्षी पार्टियां जो है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही हैं। इसी मुद्दे पर हम सीधे चलेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से फिर से एक बार इस राजनीति में नाम बदलने की राजनीति ने तूल पकड़ लिया है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, नाम बदलने की राजनीति मैं मानता हूँ कि ये तो लगातार चलती रहेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ भी सत्ता में रहेगी। तो मुझे लगता है कि एक उनके लिए तो रूटीन सी प्रक्रिया है शोभित जी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो जगह मूलभूत रूप से जिस नाम से पहले जानी जाती थी आक्रांताओं के आने से पहले, तो वो जगह को फिर से वही नाम और फिर से वही पहचान दी जाए। और इसमें फिर बहुत सारे वो कंट्रोवर्सीज खड़ी करने की कोशिश की जाती है। जो तथाकथित रूप से सेक्युलर लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई अब वो भी तो यहीं के होके रह गए थे। जैसे मुगलों की बात होती है तो कहते हैं वो कहाँ, वो लूट के थोड़ी चले गए थे, वो तो यहीं के होके रह गए थे, ठीक है, तो वो तो यहीं के, उनको इसी देश का मानना चाहिए। इस पर बहुत सारी बहस होती है कि अगर कोई नाम उनके द्वारा दिया गया है या उनके किसी शासक ने दिया है या शासक के नाम पे कुछ रखा गया है, वो उसको नहीं हटाना चाहिए ताकि कौमी सौहार्द जो है बना रहे। ये एक दलील होती जाती है। फिर तो आप ये भी कह सकते हैं कि तो फिर तो ब्रिटिश को क्या कहेंगे, वो भी रहे, वो तो आए थे पहली बार जब आए थे, अकबर तब शहंशाह हुआ करता था, ठीक है, तो तब उसके बाद वो व्यापार करने आए, फिर यहाँ व्यापार करते रहे। वो भी आए, फ्रेंच भी आए, डच भी आए, पोर्टुगीज भी आए, सब आए थे व्यापार करने के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने देश पे कब्जा किया, फिर ब्रिटिश सरकार ने रूल किया और फिर चले गए। तो वो भी तो बहुत सारे यहाँ रहे। ये एंग्लो इंडियंस पूरी एक हमारी प्रजाति है यहाँ पे, जो यूरोपियंस, चाहे वो ब्रिटिश हो या फ्रेंच हो या पोर्टुगीज हो, और भारतीय कुल की मिलन से जो पूरी एक जनरेशन पैदा हुई है, तो वो तो यहीं रहती है। उनको तो दो जगह के पासपोर्ट हैं, तो उनको फिर क्या कहेंगे आप, यहाँ का कहे वहाँ का कहे। ये डिबेट के मुद्दे हैं ये सब। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब आए उससे पहले हम थे, ठीक है,
चाहे वो तुर्क आए सबसे पहले, या फिर खिलजी आए, या फिर मुगल आए, बीच में तैमूर ने भी आक्रमण कर दिया था, ठीक है। खान जो ये था चंगेज़ खान, उसका भी आक्रमण हुआ था, पर ये लोग आए चले गए। इनके पहले भी हम थे, सिकंदर आए उससे पहले भी हम थे, ठीक है। तो मूलभूत रूप से तो हम हैं यहाँ पे, हम लोग हैं यहाँ पे। तो हमारी जो संस्कृति है, या हमारा जो कल्चर है, या हमारा जो भी नामाभिधान उस समय हुआ था, अगर उसको हम वापस कर सकते हैं तो करें, उसमें मुझे तो कोई आपत्ति लगती नहीं है, और ना ही किसी और अन्य समाज या किसी और कम्युनिटी को लगनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो बेसिकली हम ही में से निकले हैं। अब मुगल कोई 50 लाख की संख्या में तो नहीं आए थे ना, या इस्लाम जब यहाँ पे आया था तो उनके कुछ लोग थे, बाकी तो हैं, वो तो हकीकत ये है कि बिल्कुल ऑलमोस्ट कन्वर्टेड लोग हैं। तो वो भी तो हम ही में से एक हैं। बीच में चला था वो घर वापसी वाला, बहुत सारा आपने देखा होगा, हम सब जानते हैं उस मामले में। तो डीएनए वाइज तो बेसिकली ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम आर अस एक्चुअली। तो वो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जैसे अभी आप बता रहे थे लखनऊ में जो नाम बदले गए हैं, तो ये लखनऊ में क्या, इससे पहले हमने बड़े बड़े वो देख लिए, हमने तो प्रयागराज होते हुए देख लिया, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्थिति है, ये ऐसी एक नीति है जिसमें मुझे एज एन ऑब्जर्वर कोई तकलीफ या खामी नहीं लगती। मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आपका पहले ये नाम था और फिर किसी ने आके आक्रमण करके आप पर बैठ के राज करते हुए, शासन करते हुए बदल दिया, और अब अगर आपके हाथ में शासन है तो आप इसको वापस करिए, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। वैसे बहुत सारे ब्रिटिश स्मारक हैं, बहुत सारे ब्रिटिश अफसरों के नाम से, गवर्नर जनरल्स के नाम से, वाइसरॉयज के नाम से बहुत सारे अभी भी स्मारक यहाँ पे हैं। इसको भी बदला जाए तो कोई, मुझे लगता है कि आप आपत्ति होनी चाहिए किसी को भी। आप इसको मतलब इस नज़रिए से देखना गलत होगा कि हम सेक्युलर नहीं है। ये सेक्युलर ना होने की बात नहीं है, ये हमारी मूलभूत पहचान को फिर से प्रस्थापित करने की बात है। अगर ये होता है और उससे अगर कोई सम्मान या स्वमान बढ़ता भी है तो कोई गलत बात नहीं है उसमें। विपक्षी सरकार लगातार नाम बदलने की प्रक्रिया को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, और उन्होंने आरोप लगाया है कि लगातार सरकार जो है विकास के मुद्दे को नहीं उठा रही है, जनता के बीच नहीं जा रही, जनता की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रही, वो इन सब पचड़ों में पड़कर जो आपसी सौहार्द उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, और उसके लिए बढ़ता हुआ एक कदम भी दिखाई दे रहा। क्या कहेंगे उनके इस आरोप का? जो मैं अभी कह रहा था कि मुझे लगता है कि ये सोच ठीक है। आप एक तो गलत इतिहास पढ़ाते हो। मुझे कांग्रेस की सरकार से अगर बहुत एक चीज़ की बहुत जो मुझे वो जैसे कहते हैं खालिश जिसको कहते हैं, एक टीस जो है वो रही, वो ये है कि उन्होंने जो है ना वो ठीक नहीं किया। वो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उन्होंने जो है ठीक से प्रस्तुत नहीं की। जहाँ तक हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो उन्होंने ये भी ठीक से नहीं किया कि जो आज़ादी पाने तक का जो एक संघर्ष काल था, जो शुरू हुआ था मिली उसके 150 साल पहले से, वहाँ जो चरित्र, जो कैरेक्टर थे, उन्होंने क्या क्या कोशिशें की, वो भी जो है ठीक से बताया नहीं गया। आपने बस ये बताने की कोशिश की कि महात्मा गांधी इसके ये थे, लीडर थे, और उनकी अगुवाई में नेहरू साहब और बाकी सब ने थोड़ा बहुत कुछ जो भी मेहनत, बाकी सब जो हीरोज हमारे थे उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो एक बड़ी टीस है, इस चीज़ को लेकर गुस्सा भी है मन में थोड़ा कि ये ठीक नहीं किया ना इन लोगों ने। और उस समय क्या था कि क्योंकि हम लोग जो है वो रशिया के साम्यवाद से प्रेरित थे, तो हमने कम्युनिज्म को, ये साम्यवाद को हमने एक्सेप्ट नहीं किया था एज ए साम्यवाद, लेकिन हम समाजवाद की ओर चले गए, तो उसका एक अलग सा एक लिबरल फॉर्म हो जाता है समाजवाद, सोशलिज्म। और इसीलिए इस देश में जो कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका एक हद तक दबदबा रहा, ठीक है। और उनको भी जो है ये इतिहास कभी ठीक लगा नहीं, या तो उनको लगा नहीं कि इसको ठीक से पढ़ाया जाए, और उसके चलते बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसी नहीं पढ़ पाए हैं जो हमको पढ़नी चाहिए थी, या आज की जनरेशन भी जो एक्चुअली उनको पढ़नी चाहिए। तो ये अगर सोच आपकी रहे तो साथ में फिर ये सोच भी रहना आपका बिल्कुल जायज़ है कि भाई अब है सेकुलर सोच रखते हैं, अब वो आए थे, अब वो तुगलक मार्ग भी हो सकता है, वो ये मार्ग भी हो सकता है, ठीक है, रखने दे, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ये हम उसको कंटिन्यू करेंगे तो हम उदार दिखेंगे। यहाँ मुझे लगता है उदार दिखना बहुत ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपकी जो असल पहचान है, अगर उसको आप फिर से उजागर कर सकते हैं तो करना चाहिए। और विपक्ष को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि देश की जनता किन मुद्दों पर आहत होती है, किन मुद्दों पर वो जुड़ती है, और अगर जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी जान रही है और विपक्ष नहीं जान रहा है, तो यही सब मुद्दे हैं जहाँ पे जनता जो है वो कहती है कि नहीं हम बीजेपी के साथ हैं, समझ रहे हैं।
और ये सब मुद्दे हैं जहां पर जनता कहती है कि विपक्ष कितने भी महंगाई की बात कर ले, लेकिन यहां वो नहीं खड़ा है तो हम इसको वोट नहीं देंगे। ये समझना विपक्ष के लिए बहुत जरूरी हो जाए। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, विपक्षी दल की जो राजनीति करते हैं, राजनीतिक दल, वो उनका एक मतलब कह सकते हैं प्रचलन सा है, या कह सकते हैं उनकी उन्हें वो ज़रूरत लगती होगी। महंगाई का मुद्दा, जनता की बात करते हैं, जनता के लिए बोलते हैं कि वर्तमान सरकारें काम नहीं कर रही है, लेकिन इस लीग से हटकर काम करती हुई दिख रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का जो है गोल जो है वो एक अलग गोल है। वो लगातार किसी तरह पर कटाक्ष नहीं करती है। वो कटाक्ष तभी करती है जब जैसे ईडी की रेड पड़ी और इसके बाद उनके मुद्दों में ये शामिल था। वो भ्रष्टाचार, ईमानदारी और कह सकते हैं देश हित की बातों को लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। और जो विपक्षी अन्य खेमे हैं, अन्य दल हैं, वो लगातार वो पुराने ही मुद्दों को उठाकर आगे चल रहे हैं, जिनका अभी तक जो है हल होते हुआ नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को कंपेयर करें कि वो उसकी विकास की और विचार की सोच क्या क्या बनती हुई दिख रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक अजब सा एक सम्मिश्रण, एक घोल है अजब सा, जो और कोई विपक्ष नहीं कर पा रहा है। आम आदमी पार्टी को आप ये भी नहीं कह सकते कि ये हिंदुत्ववादी नहीं है। भाई, वो हनुमान मंदिर दर्शन करने जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते हैं। अब ये तो आप धर्म और हिंदुत्व के आधारित बात कर रहे हैं। साथ में आम आदमी पार्टी फिर अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है। फिर वो डेवलपमेंटल मुद्दों पर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी पर बात करती है। तो वो फिर हो जाती है प्योर मुद्दा, उन मुद्दों के आधारित वो बातचीत हो जाती है या अपनी बात वो रख पाती है जो सीधे जनता की सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अब क्योंकि वो हिंदुत्ववादी भी है, अच्छा, वो मुस्लिमों की कोई घोर निंदा नहीं करती है, कभी भी नहीं करती है, लेकिन जय हनुमान बोलती है, ठीक है। अच्छा, उनके जय हनुमान से मुसलमानों को डर नहीं लग रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जय श्री राम से उनको डर लग रहा है। तो वहां उन्होंने कुछ एक बीच में अनुकूलन और संतुलन साधते हुए कुछ ऐसा रास्ता अपने लिए वो बनाने की कोशिश में लगी हुई है, जहां पे वो हिंदुत्ववादी भी है, जहां पे वो सेक्युलर भी है, और साथ में वो अपने आप को जनता के सभी ऐसे मुद्दे जहां पे जनता को राहत की जरूरत है वो देने का वादा करती हुई भी पार्टी वो दिखाई देती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक अजब सा मिश्रण है, अजब सा घोल अपने आप को बना के जनता के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करने में अब तक कामयाब होती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारा इन सब मुद्दों पर जुड़ने के लिए। तो सीधी तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से नाम बदले गए चौराहों के, और नाम बदलने को लेकर फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है फिर से एक बार गर्म होती हुई दिख रही है। और कुछ नामों में पिछली बार देख सकते हैं बड़े नामों को भी बदला गया, कुछ जिलों के नाम बदल दिए गए थे, जिसको लेकर योगी सरकार जो है निशाने पर आ गई थी। हालांकि उनकी एक अलग सी अपनी टैग लाइन है और उस पर वो चलते हुए दिख रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो हमारी पुरानी धरोहरें हैं, जो हमारे पुराने नाम थे, उनको फिर से ही हम बहाल कर रहे हैं, इसमें कोई हम नया काम नहीं कर रहे हैं। और इससे जनता की भावनाओं को खुशी मिल रही है। वो भी चाहते हैं कि जो पुरानी धरोहरों के नाम थे, जिनके जरिए वो विख्यात थे, वो पहचान फिर से पुनर्जीवित हो सके, उसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होती है कि राजनीतिक समीकरण जो है वो बिगड़ते हुए दिखते हैं, बनते हुए दिखते हैं। अखिलेश यादव का पैदल मार्च भी बनता हुआ दिखेगा। अब उस पैदल मार्च में जो है लगातार किस तरीके से वो जनता को साधने की कोशिश करते हुए समझ में आएंगे। और लगातार कई मुद्दे भी हैं जो इसके बीच में निकलकर भी वो उठाते हुए दिखेंगे। हालांकि पैदल मार्च की कोई ज़रूरत राजनीतिक दल जो है वो कहते हैं कि नहीं थी, लेकिन पैदल मार्च में अपने आप में भी एक अलग सा जो है अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का हम लोगों ने साइकिल मार्च देखा था। अभी मुझे क्योंकि वो अपडेट देख रहा था, मैंने कहा थोड़ा टाइम बचा है, थोड़ी बात कर ले हम लोग। ये दुर्गेश पाठक हैं, हाँ, अब उनको बुला दिया है। वो लिकर कांड जो तथाकथित रूप से कहा गया है, तो उस कांड में अब इनको बुला दिया गया है। हालांकि हमारा कार्यक्रम पूरा होने की तैयारी में, लेकिन ये मुझे लगा कि थोड़ी इस पर 2 मिनट के लिए बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए एक के बाद एक। अब अमानतुल्लाह खान जो है वो तो अब धरे गए, वो फिर वक्फ वाला भी मामला आ गया उसमें कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें भी कुछ उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है जो नियम के विरुद्ध है। अब ये दुर्गेश जी को बुला लिया गया। अब उन पर वो है कि भाई आपने जो ये जो पूरा आबकारी घोटाला जो बताया जा रहा है कि हो रहा है, उस घोटाले में आपकी भी भूमिका है। तो एक के बाद एक आप देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायक जो है उनको
एजेंसीज के द्वारा जो है वो कुछ न कुछ चक्कर में उनको बुलाया जा रहा है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अब ये दुर्गेश जी की बारी है, अब देखते हैं कि ये सिसोदिया तक कैसे और कब पहुंचता है। तो मैंने कहा बीच में एक थोड़ा टाइम लेके आपको बता दें दर्शकों को कि ये हो रहा है। चलिए, तो जिस तरह से एक बड़ी अपडेट पर अभी चर्चा की कि दुर्गेश पाठक को तलब कर लिया गया, तो फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में समय हो चुका है, तो हम इस खबर पर आगे चर्चा करेंगे। हम जनता को बताना चाहेंगे, दर्शकों को अपने बताना चाहेंगे कि 4 बड़ी खबरों पर हम रोज बात करते हैं। कल फिर 4 बड़ी खबरों को लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को देख सकते हैं। नमस्कार।